हेलो उजाला, वैशाली। यस हाँ, हमारी आवाज आ रही है बेटा, आप लोगों तक पहुंच रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस मैम। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल की तासिका में, मतलब जो हमारा पिछली तासिका हुई थी, तब हमने आपको यातायात के साधन के बारे में बातचीत की थी। यात्रा मार्ग में स्थल यात्रा होती है, जल यात्रा होती है और आकाश यात्रा होती है। याद आ रहा होगा आपको कि ये सारी चीजें हमने आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से स्थल यात्रा थी, किस प्रकार से जल यात्रा थी और किस प्रकार से आकाश यात्रा थी। आकाश यात्रा के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि जो वायुयान होता है, तो वायुयान के चलने के पश्चात आकाश मार्ग का यात्रारंभ तैयार हुआ और आकाश मार्ग से विदेशी की यात्रा की जाती है। हमने आपको ये भी बताया था कि स्थल यात्रा कहाँ से कहाँ पर होती है, जल यात्रा कैसे की जाती है और साथ ही में हमने आपको बताया था कि आकाश यात्रा कैसे होती है। यहाँ तक हम लोग आए थे। क्या आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो? यस मैम। आगे बढ़ना है या स्थल यात्रा पर वापस जाना है? पढ़ना है मैम आगे। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं कि जो दो पार्ट हमारे हुए हैं यात्रा साहित्य के स्वरूप के, तो यात्रा साहित्य के स्वरूप में यदि हम लोग देखते हैं तो विषयानुसार यात्रा साहित्य है। तो विषय के अनुसार फिर धार्मिक यात्रा चलती है। जैसे कि हम सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय साहित्य में बड़े पले बड़े हम सभी लोग धर्म को अपनाते हैं। यहाँ धर्म की बातें की जा रही है तो वास्तविक तौर पर किसी एक विशिष्ट धर्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम धार्मिक जो दर्शन करने के लिए घर से निकलते हैं या पूजन के लिए निकलते हैं, तो वह दर्शन पूजन और फिर हम किसी एक विशिष्ट जगह पर जब जाते हैं और उसे लिपिबद्ध कर देते हैं, तो वह साहित्य रूप में जब लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे ही धार्मिक यात्राओं के तौर पर माना जाता है। इस प्रकार की यात्राएं हिंदी में बहुत सारी मिलती हैं। गद्यात्मक तौर पर कहो तो साहित्यिक यात्राओं में इस रूप में विवरणात्मकता का ही अधिक, मतलब जो विवरण किया जाता है ना, मतलब साहित्यिक दृष्टिकोण भी होता है लेकिन विवरण उसमें अधिक रूप में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। जैसे भावात्मकता जुड़ जाती है, उसमें कलात्मकता जुड़ जाती है, मनोरंजन जुड़ जाता है। और राम शरण विद्यार्थी जो है, तो राम शरण विद्यार्थी ने कई प्रकार की धार्मिक यात्राओं को लिखा, लिपिबद्ध किया, जिसमें अलग अलग प्रकार का विवरण हम लोगों को मिल जाता है। धार्मिक भावना सभी लेखकों में प्रदान होती है। कला, वैचित्र और प्रकृति मनोरमता के क्षेत्र में यदि हम कहें तो ये लेखक प्रमुख होते हैं। ऐसे धार्मिक यात्राएं, तो ऐसे धार्मिक यात्राओं के ग्रंथों में उत्तराखंड के पद पर, कैलाश पद पर, संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थान, कैलाश दर्शन, मेरी दक्षिण भारत यात्रा, इनका नाम लिया जाता है। देखिएगा दोस्तों कि हम जब धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं तो हमारा यह जो भारत देश है, यह कई धर्म और परंपराओं के साथ पनपने वाला, आगे जाने वाला देश दिखाई देता है। तो कई प्रकार के लोग हमारे भारत देश में मिलते हैं और जब कई प्रकार के लोग हमारे भारत देश में मिलते हैं दोस्तों, तो कई प्रकार के धर्म भी मिलते हैं। और जब अलग अलग धर्मों की यात्राएं हम लोग करते हैं तो उन्हीं धार्मिक यात्राओं का दर्शन करना या उनके दर्शन का पूजन करना, और उन सभी का दर्शन पूजन करने के पश्चात साहित्यिक रूप में लिपिबद्ध कर देना अत्यावश्यक हो जाता है। और इस प्रकार की यात्राएं हिंदी में बहुत सारी मिल जाती है। जब धार्मिक यात्राओं का जिक्र चलता है तो इस प्रकार की धार्मिक यात्रा हिंदी साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। गद्यात्मक यात्राओं का वर्णन यदि हम लोग देखें तो गद्यात्मक यात्राओं का विवरण हम लोगों को अधिक मात्रा में पाया हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं धार्मिक यात्राओं की, तो भावात्मकता और कलात्मकता, यह भावात्मकता और कलात्मकता में अधिक रूप में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में धार्मिक भावना सभी लेखकों में प्रदान है। यदि कोई भी इंसान हो, मनुष्य है तो मनुष्य भाव भावनाओं के साथ पनपने वाला, आगे जाने वाला इंसान होता है, तो यही भावना मनुष्य के धर्म के साथ भी तो जुड़ी रहती है।
अब धर्म के साथ जुड़ती तो कैसे जुड़ती है? क्योंकि मनुष्य यदि धर्म के साथ जुड़ता रहता है तो धार्मिक सद्भावना मनुष्य में होती है, और धार्मिक सद्भावना यदि मनुष्य में पनपती है तो उस धार्मिक सद्भावना के साथ साथ प्रकृति की मनोरमता और कला का वैचित्र्य भी जुड़ता है। जिस प्रकार यदि हम लोग शाहपुर के पास है ना, एक देवी है इच्छा देवी, इच्छापुर इच्छा देवी, गए होंगे आप लोग उस जगह पर, या पटना है, पाटना की भी एक देवी है, तो वहां पर यदि जाते हैं तो हमें प्राकृतिक दर्शन भी मिल जाते हैं और साथ में देवी का दर्शन भी मिल जाता। इधर यावल तहसील के रूप में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी एक मनु देवी नामक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो धार्मिक यात्राओं के दरमियान जब हम लोग यात्राएं करते हैं, है ना, और यात्रा करते समय जब उसे साहित्य के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसमें मनुष्य की भावनाएं जुड़ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कहे कि जब मनुष्य दुखी होता है, पीड़ित होता है, त्रसित होता है और वह भगवान के पास जाता है, क्योंकि भगवान के पास इसलिए भी मनुष्य चला जाता है दोस्तों क्योंकि उसे पता है कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं, और इस कारण वह भगवान के पैरों के तले दबना चाहता है, क्योंकि वह अपनी यथार्थता को या अपनी समस्याओं को दूर करना चाहता है ना। और जब उसके साथ अनेक प्रकार की घटनाएं चली जाती है तो वह धर्म के ओर आकृष्ट हो जाता है, और जब वह धर्म की ओर आकृष्ट हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि चलो हम कोई तीर्थ स्थल के लिए चले जाए, और तब वह व्यक्ति तीर्थ स्थल के लिए निकल जाता है, धार्मिक स्थल पर चला जाता है, और धार्मिक स्थलों पर जब वह व्यक्ति जाता है तो वहां की प्रकृति की मनोरमता का भी प्राप्त करता है। तो ऐसे धार्मिक यात्रा अपने साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होते। उनका नाम देखिएगा, उत्तराखंड के पथ पर, कैलाश पथ पर, संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थान, कैलाश दर्शन, मेरी दक्षिण भारत यात्रा, इनका नाम लिया जा सकता है। ये क्लियर हुआ आपको? जी मैडम। यस मैम। समझ में आया? जी मैडम। आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है, कितने लोग जुड़े हो अभी? मैम हम 2 जने ही हैं। क्यों, बाकी के लोगों को आवश्यकता नहीं है? मैम मैंने कविता को फोन किया तो वो उठा नहीं रही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। धार्मिक यात्राएं शायद ही आप लोग समझ गए, समझ में तो आया ना? जी यस मैडम, मैम समझ आया। में आया। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक यात्राएं। अब देखिएगा कि हमारी धर्म के संदर्भ में तो हो गए, अब चलते हम लोग संस्कृति को भी देखते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है जितनी महत्वपूर्ण है ना उतनी ही अन्य देशों की भी। और यदि हम अपने संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना एकमात्र उद्देश्य था। जब अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो खास तौर पर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास सभी लोगों ने किया, क्योंकि अमेरिका की संस्कृति अलग है, चीन की संस्कृति अलग है, यूरोप की संस्कृति अलग है ना। तो ये सभी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से सर्वश्रेष्ठ हमारी भारतीय संस्कृति है दोस्तों, और इसी कारण हम बच पाए। अनेक लोगों ने जितने भी आक्रमण हम लोगों पर किए, अपने देश पर किए, और अपनी संस्कृति इतनी बलवत्तर थी शायद इसी कारण हमारा ये जो देश है, यह देश गुलामी में रहने के बावजूद भी स्वतंत्रतावादी विचारधारा को अपना पाया, और अपनी संस्कृति के कारण ही हम लोग बच पाए। और शायद यही दृष्टिकोण रहा कि हमारी यदि संस्कृति का हम लोग देखते हैं प्रचलन कैसे होता है, तो जैसे कोरोना का महामारी चली तो इस संक्रमण काल में सबसे पहले तो हमारे मोदी जी ने कभी दिए जलाकर, मतलब कभी दीपावली का त्योहार जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं तो सारे अपने ट्यूबलाइट्स वगैरह ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद में आप दियों को लगा दीजिए, ये सारी सूचनाएं हम लोगों को मिली। कभी ताली बजाकर तो कभी थाली बजाकर, कभी शंख बजाकर तो कभी घंटी बजाकर। तो इस प्रकार का कार्य क्यों किया गया? इस कारण किया गया क्योंकि एक पॉजिटिव वेव होती है और एक निगेटिव वेव होती है। तो पॉजिटिव वेव जो होती है, मतलब जो हम क्या कहें उस पॉजिटिव वेव को, तो एक सकारात्मकता होती है दोस्तों और एक नकारात्मकता होती है। मतलब एक सकारात्मकता कैसी होती है, क्योंकि एक सकारात्मकता इस दृष्टि से होती है कि
किसी जगह पर हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। जब ये अच्छे विचार होते हैं, इस संस्कार हमारे बीच में होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि नहीं, ये पॉजिटिवली वेव हम सभी पर जाते हैं। जब हम थाली बजाते हैं, जब हम ताली बजाते हैं, जब घंटी बजती है, जब शंख का निनाद हो जाता है, जब वीणा आपने लगती है, तो इस प्रकार के संस्कार हमारे बीच में होते हैं, है ना। और जब हम अपनी संस्कृति को देखते हैं तो वो यात्राएं होती है कि जो किसी देश की संस्कृति को समझने या समझाने के लिए की जाती है ना। और उन्हें ही हम सांस्कृतिक यात्राएं कहते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम केवल भारत देश में रहते तो भारत देश की संस्कृति को ही अपनाएं। तो अलग अलग देश की संस्कृति को समझना है और समझाना है, तो इस प्रकार की कई सांस्कृतिक यात्राएं प्राप्त होती है, तो यह यात्राएं अवश्य की जाती है। लेकिन यह जो साहित्य है हमारे हिंदी साहित्य में न के बराबर है। मतलब तमाम ऐसी धार्मिक यात्राएं हमें आज भी अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन सांस्कृतिक यात्राएं हमारे बीच में बहुत ही कम मात्रा में देखी जाती हैं। इस प्रकार की यात्राएं अवश्य की जाती है। कई प्रकार की यात्राएं होती है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं तो साहित्य की दृष्टि से सांस्कृतिक यात्राएं बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है। जैसे कि पंडित सत्यदेव परिव्राजक जी की, अब देखिएगा कि पंडित सत्यदेव जी की जो रचना है ज्ञान के उद्यान में, और यूरोप की सुखद स्मृतियां, इस क्षेत्र में अवश्य वह प्राप्त हो जाती है, जिनका उद्देश्य दूसरे देशों में हिंदू संस्कृति का प्रचार करना मात्र था। यदि हम लोग देखते हैं कि सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक के यदि जीवन को हम लोग देखते हैं तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि संघमित्रा और संघमित्रा के साथ साथ रहने वाले जितने भी लोग थे मगध प्रांत में रहने वाले, तो मगध को उन्होंने छोड़ दिया, चीन में जाकर बस गए। और जो अपने सम्राट अशोक की जो बेटी थी, तो सम्राट अशोक की बेटी को एक प्रश्न पूछा गया कि तुम क्यों ये कार्य करना चाहते हो, तो वह कहती है कि मुझे मरते दम तक बुद्ध के जीवन का प्रचार प्रसार करना है। और फिर सम्राट अशोक उसे प्रश्न करता है, और यदि लोगों ने तुम्हें मार दिया, तो लोगों ने तुम पर यदि कोई लांछन लगाया, तो मैं ये समझूंगी कि मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे धर्म के लिए ये सारी बातें बताई जा रही है, इसलिए मैं उनका जो कहना है वो मैं अपने दिल पर नहीं लूंगी। और यदि तुम्हें किसी ने मार दिया, तो मार ही डाला, तो क्या करोगे, तो मैं यह समझूंगी कि मेरा जो उत्तरदायित्व है, मेरे धर्म के प्रति, मेरा संस्कृति के प्रति मेरा उत्तरदायित्व था, और इसी कारण मेरी मौत नहीं हुई, बल्कि मैं एक आजाद पंछी की तरह मैं घूमने विचरने लग जाऊंगी, ऐसा उसे लगता है। मतलब उसका जो नाम है वह नाम पूरे देश में फैल जाएगा। मेरा नाम फैलना आवश्यक नहीं, बल्कि मेरी संस्कृति का नाम फैलना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रचालन हेतु वह भारत देश से चीन की यात्रा तक वो पहुंच गए। और इस प्रकार से जब संघमित्रा की बात चलती है, अशोक सम्राट की बात चलती है, तो उन्होंने निश्चित ही तौर पर इस प्रकार की यात्राओं का प्रचलन किया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। हमारी जो सांस्कृतिक यात्राएं होती है दोस्तों, वो कम ही मात्रा में हमारे प्राप्त हुआ मिल जाती है। तो दूसरी यात्रा जो है वो सांस्कृतिक यात्रा। क्या धार्मिक यात्रा और सांस्कृतिक यात्रा आपको समझ में आया ये 2 पॉइंट? जी मैडम। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जी मैडम। धर्म के संदर्भ में और संस्कृति के संदर्भ में आप दोनों ने क्या क्या लिया, एक एक वाक्य भी बताए तो भी आई एम सफिशिएंट, आप हमारे लिए वो सेटिस्फाइड होगा। बता दीजिएगा आपने क्या क्या लिया। धर्म के संदर्भ में आपने क्या क्या लिया जो हमने अब तक आपको बताया, तो क्या आपको समझ में आया? और समझ में आया तो क्या आया, बस 5 मिनट में आप उसे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। आप दोनों से सवाल किया जा रहा है, उजाला और वैशाली, क्या आप लोग उसे समझ पा रहे हो? जी मैडम, समझ पा रही। अरे भैया समझ में आ रहा है तो कम से कम एक तो बात बताओ। इतना 20 मिनट हो गए हमारे लेक्चर्स को स्टार्ट किए, तो 20 मिनट में 10-10 मिनट में हमने 2 पॉइंट्स को हल किया, तो कम से कम एक वाक्य तो आप बोलिए।
ताकि हम लोग सेटिस्फाइड हुए, आपको समझ में आ रहा है, और फिर हम लोग आगे बढ़ पाए। वैशाली, जी मैडम। संस्कृति के बारे में बताइएगा, आपकी सांस्कृतिक यात्राएं कैसे होती है? हिंदी प्रसारक का। आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है। आपका आवाज बढ़ा दीजिएगा। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है बेटा, थोड़ा आवाज बढ़ाकर बात कीजिए ताकि हम सेटिस्फाइड हो पाए, है ना। बोलिए, बोलते जाइएगा आप। हिंदू प्रसार का बचने का प्रयास। हाँ जी, फुल। हाँ बोलिए, धार्मिक यात्राओं के संदर्भ में बात कीजिएगा आप। वैशाली, उजाला, हमारी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? जी मैडम। अरे तो बोलिए ना, आप लोग धर्म के बारे में बताइए, जो हमने आपको बताया, धार्मिक यात्राएं क्या होती है, सांस्कृतिक यात्राएं क्या होती है। ठीक है, बताना नहीं चाहते हो, समझ में तो आया है आपको? जी मैडम। यस मैम। आगे बढ़े। जी मैडम। देखिए, धर्म के साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो ऐसी यात्राएं जो धार्मिक स्थानों के दर्शन हेतु की जाती हैं, दर्शन पूजन के पश्चात उसे साहित्य रूप में जब हम लोग लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो वह धार्मिक यात्राएं कहलाती हैं। और इस प्रकार की यात्राएं हिंदी में बहुत सारी मिलती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है, और वह गद्यात्मक यात्राओं के इस रूप में विवरणात्मकता होती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसका विवरण करते, स्पष्टीकरण करते, विश्लेषण करते हैं। भावात्मकता और कलात्मकता हमें मनोरंजन और जो अन्य चीजें हैं वह राम शरण विद्यार्थी की यात्रा साहित्य में मिल जाती है। धार्मिक भावना सभी लेखकों में प्रधान रूप में मानी जाती है। कला वैचित्र, प्रकृति की मनोरमता के क्षेत्र में भी यह लेखक प्रमुख रूप में माने जाते हैं। ऐसे धार्मिक यात्राओं के ग्रंथों में उत्तराखंड के पथ पर, कैलाश पथ पर, संयुक्त प्रांत के तीर्थ स्थान, कैलाश दर्शन, मेरी दक्षिण भारत यात्रा, इनका नाम लिया जाता है। यदि हम सांस्कृतिक यात्राओं की बात करते हैं तो ऐसी यात्रा जो किसी देश की संस्कृति को समझती है, समझाती है, तो उसे ही हम सांस्कृतिक यात्रा कहते हैं। और इस प्रकार की यात्रा अवश्य की जाती है, परंतु इनका जो साहित्य है, लिखने वाले लोगों ने इनका साहित्य बहुत ही कम मायने में लिखा, और इसमें लिखने वाले नाम जो है वह सत्यदेव परिव्राजक है। इनकी रचना ज्ञान के उद्यान में और यूरोप की सुखद स्मृतियां, इन दो शीर्षकों के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने जो इस शीर्षक से लिखा, तो इनका परम उद्देश्य एक ही था, जो अपने देश जो है दूसरे देशों में हिंदू संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना। इस देश से उस देश में वो इसलिए गए ताकि वह हिंदू संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना चाहते थे, और जिस कारण सांस्कृतिक यात्राओं का निर्माण हुआ। अगला हमारा पॉइंट है साहित्यिक यात्रा। तो साहित्यिक यात्राओं से हमारा तात्पर्य उन यात्राओं से होता है जो साहित्यकारों द्वारा साहित्यिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अब देखिएगा, कई प्रकार के साहित्यिक होते हैं, जैसे हम कहें महादेवी वर्मा है, निराला है, या अलग अलग प्रकार के तमाम ऐसे साहित्यकार हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग हैं, प्रसाद पंत, निराला, कबीर, सूर, तुलसीदास, है ना। तो ये सारे जितने भी साहित्यकार हुए, तो इन साहित्यकारों ने या साहित्यिक यात्राओं से हमारा तात्पर्य केवल उन यात्राओं से है जो साहित्यकारों के द्वारा साहित्यिक दृष्टिकोण से अपनाए गए हैं। मतलब जब
बात चलती है साहित्यिक यात्रा की, तो इस प्रकार की यात्राओं में वो सभी यात्राएं सम्मिलित कर ली गई है जो साहित्यिक महारथी दर्शनार्थ, साहित्य सदन दर्शनार्थ, साहित्यिक सामग्री के एकत्रीकरण के हेतु, साहित्य के प्रचार के हेतु की गई है। और ऐसी यात्राओं के ग्रंथ कहीं पर भी प्रकाशित अब तक नहीं हुए हैं, केवल कुछ लेख पत्र पत्रिकाओं में अवश्य प्रकाशित हुए। देखिएगा दोस्तों कि जो साहित्यकार होता है वास्तविक तौर पर देखा जाए तो साहित्यिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, घूमता रहता है यहाँ से वहां से वहां। और जब वो घूमता है या वह वृत्ति को प्रवृत्ति को धारण करता है तो निश्चित ही तौर पर वह जो मनुष्य है वह मनुष्य एक साहित्यकार होने के नाते एक एक जगह की हर चीज को वह आत्मसात करता है। लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनाने वाला जो साहित्यकार है और उन्होंने साहित्यिक दृष्टिकोण के आधार पर यात्राएं तो की, लेकिन उसे साहित्यिक दृष्टिकोण का आधार न देकर प्राकृतिक दृष्टिकोण का आधार दे दिया। और जिस कारण उनकी जो साहित्यिक सामग्री थी उस साहित्यिक सामग्री को जब उन्होंने एकत्रित करने का प्रयास किया गया तो साहित्य के प्रचारार्थ वह की गया जो भी कार्य था तो ऐसे यात्राओं के साथ ग्रंथ प्रकाशित प्राप्त नहीं मिले, केवल कुछ लेख मिले। और ऐसे जो लेख हैं वह अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोगों को अवश्य मिल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। समझ में तो आ रहा है बेटा? आप लोग बहुत ज्यादा आज बर्डन में दिखाई दे रहे हो, बर्डन लग रहा है क्या? नो मैम। हाँ, तो यात्रा होती है, देखिए यात्रा का सिंपल सा मतलब होता है यार कि सफर करना। अब हम लोग जिस प्रकार से स्थल यात्रा कर गए, जल यात्रा कर गए, आकाश यात्रा कर गए, अब हम लोग किसी धर्म के क्षेत्र पर चले गए तो एक धार्मिक यात्रा कर ली। सांस्कृतिक यात्रा का मतलब क्या होता है? तो अपनी संस्कृति के लेखा जोखा जो होता है उस संस्कृति के लेखे जोखों को प्राप्त करना। साहित्यिक यात्रा से क्या होता है, क्या मिलता है? तो जो साहित्यकार गए यहाँ से वहां, प्रसाद पंत, निराला, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। हम लोग देखिए जब पिछले तासिका में हमने आपको बताया था, याद आ रहा होगा आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ पर यात्रा का मतलब होता है जर्नी करना, सफर करना, सैर करना, प्रयाण करना, प्रस्थान करना। याद आ गया क्या अभी आपको? यस मैम। हाँ, यात्रा का अर्थ होता है सफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो निश्चित ही तौर पर यदि हम प्राचीन काल में जाते हैं तो प्राचीन काल मैम आपकी आवाज अटक रही है। भैया हमारा नेट तो बिल्कुल फुल है, वाईफाई पर है हम लोग। तो आपका नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा। वैशाली आवाज किसकी नहीं आ रही है? उजाला को कि वैशाली को? थोड़ी थोड़ी अटक रही मैडम, आवाज अटक रही है। थोड़ी थोड़ी। हमें तो कोई मतलब ऐसा मैसेज नहीं आया अब तक। मुझे आ रही है मैम आवाज। हाँ, तो उनका प्रॉब्लम होगा बेटा, आपको प्रॉब्लम होगा। देखिएगा हमारे पास तो फुल है, आ रहा है ना। कविता भी जुड़ गई है। कविता आवाज आ रही है बेटा? जी मैम आ रही है। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम होगा। उजाला या वैशाली, अटकना हमारा नहीं है, अटकना आपका होगा क्योंकि हमारे पास वाईफाई है और फुल्ली मोड पर चल रहा हमारा, है ना। मैसेज आ जाता है सबसे पहले, तो जिस कारण हम यूं नहीं कह सकते कि हमारी आवाज कट रही है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया है उसे हम यात्रा कहते हैं दोस्तों। जीतने की इच्छा से राजाओं का यहाँ से वहां तक जाना वो यात्रा कहलाती है। विजय के लिए निकलना मतलब हमें विजय की इच्छा होती है तो उस विजय की इच्छा के लिए निकल जाना, तीर्थाटन करना, और ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, है ना। और यात्रा का जीवन से अविच्छिन्न संबंध होता है क्योंकि हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकलते हैं। प्रकृति के प्रति आकर्षण होता है। साहित्यिक यात्रा से हमारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। कई पाश्चात्य विद्वान हुए जिन्होंने यात्रा वर्णन को लिखने का और उसे सफल बनाने का प्रयास किया, जिसमें फाहियान, इब्न बतूता, अल-बुर्नी, मार्को पोलो, टेवनियर, बर्नियर, इस प्रकार के विद्वान।
आंतरिक प्रेरणा का आभास भी हमें यात्रा साहित्य के माध्यम से मिलता है। भारतीय धर्म और संस्कृति का संदेश यात्रा साहित्य के माध्यम से मिलता है, और खास तौर पर हिंदी साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य भी हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यात्रा साहित्य के स्वरूप में यात्रा मार्ग और यातायात के साधनों में हम लोग देख चुके हैं, स्थल यात्रा होती है, जल यात्रा होती है और आकाश यात्रा होती है। यहाँ तक हम लोग पिछले तासिकाओं में देखा था। आज की तासिका में हमने धार्मिक यात्रा क्या है, सांस्कृतिक यात्रा क्या है और साहित्यिक यात्रा क्या है, एक ही शब्द में यदि बताया जाए तो अपने धर्म के अनुरूप अपने धर्म को न्याय देने हेतु, अपने धर्म को प्रचलित करने हेतु, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते तो वहां की यात्रा धार्मिक यात्रा कहलाती है। ठीक वैसे ही यहाँ की जो संस्कृति है, अपने धर्म की संस्कृति, अपने परिवेश की संस्कृति, अपने देश की संस्कृति को दूसरे देश में ले जाना, दूसरे नगर में ले जाना सांस्कृतिक यात्रा कहलाती है। ठीक वैसे ही एक जगह का साहित्यकार जब दूसरी जगह पर चला जाता है और वहां के साहित्यिक दृष्टिकोण को अपनाता है, और जब वो साहित्यिक दृष्टिकोण को अपनाकर उसे लिपिबद्ध करने का प्रयास करता है तो निश्चित ही तौर पर वो साहित्यिक यात्राएं कहलाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि साहित्यिक यात्राओं के साथ एक भी ग्रंथ प्रकाशित होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि हम यूं कहना चाहेंगे कि अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं हैं, लघु लेख मिल जाते हैं कि जिसमें साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के साथ साहित्यिक यात्राएं हमें मिल जाती हैं। यहाँ तक हम लोग आए हैं। अब बताइएगा भैया, क्या आप लोग समझे या फिर भी नहीं समझे? जी मैम समझ गए। यस मैम। क्लियर हो गया आपको अभी? जी मैम हो गया। अभी आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम। तीनों का ग्रीन सिग्नल मिल गया है? यस मैम। ओके। अब देखिएगा, नाम के आधार पर ही सब कुछ है। धार्मिक यात्राएं मतलब धर्म के नाम पर चली जाती है, सांस्कृतिक यात्राएं मतलब अपने संस्कृति की, अपने एक देश की दूसरे संस्कृति पर। साहित्यिक यात्रा मतलब ये एक साहित्यकार अपने साहित्यिक अन्वेषण को अपनाता है, साहित्यिकता को अपनाता है, और जब उसका साहित्यिक विश्लेषण प्राप्त हो जाता है तो उसने की हुई यात्रा साहित्यिक यात्रा कहलाती है। ठीक वैसे ही हमारी ऐतिहासिक यात्रा होती है दोस्तों। अब मानते हुए चलिएगा कि ऐतिहासिक यात्राओं के माध्यम से हम क्या प्राप्त करेंगे, तो पुरातत्वान्वेषण, अध्ययन या प्राचीन सौंदर्य का हम लोग दर्शन करेंगे। अब प्राचीन सौंदर्य को देखने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? अब देखिएगा कि ऐतिहासिकता को यदि प्राप्त हमें करना है तो हम लोग चले जाएंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, यदि हम बात करें तो महेश्वर की, है ना, तो महेश्वर का एक हिस्सा ऐसा है दोस्तों कि वहां पर हमने आपको पिछले तासिकाओं में भी बताया था कि जहाज महल है, रानियों का महल है ना। तो अलग अलग इस प्रकार के तीर्थ स्थलों की यदि हम लोग बात करें तो उन तीर्थ स्थलों में हम लोग क्या पाते हैं, तो देखिएगा कि जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक यात्राओं की, और खास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे महेश्वर की, तो महेश्वर में कई प्रकार के तीर्थ स्थल है। तो उन तीर्थ स्थलों की यदि हम यात्रा करते हैं और देखते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, है ना। तो कई प्रकार के तीर्थ स्थल हमें मिल जाते हैं। वहां पर हमें अहिल्याबाई ने जो प्राप्त किया हुआ है, तो अहिल्याबाई के किले खास तौर पर हमें मिलते हैं। तो राजगद्दी और रजवाड़ा भी हमें उस जगह पर मिल जाता है। नर्मदा के श्री चरणों में, नर्मदा नदी के तट पर यदि हम लोग जाते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर प्राप्त होने वाले जो मंदिर हैं, उन मंदिरों का लेखा जोखा यदि हम लोग देखते हैं तो यह एक धार्मिक स्थलों के अनुरूप भी दिखाई देता है, और साथ ही में वह ऐतिहासिकता का भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि महेश्वर यानी रानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी, तो रानी अहिल्याबाई ने जो राजधानी बनाई वह इंदौर, तो नर्मदा के किनारे स्थित महेश्वर में स्थानांतरित वह किया गया, और यहीं से उन्होंने अपने शासन को प्राप्त किया। जैसे भगवान शिव और मां नर्मदा पर उनकी असीम आस्था थी, और उनके लिए उनकी शक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनी। तो महेश्वर एक ऐसी नगरी है जिसमें आप जहां भी जाएं, आप नर्मदा से कभी दूर नहीं हो सकते।
मतलब देखिएगा कि जब हम अहिल्या देवी होलकर की जीवनी हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित ही तौर पर महेश्वर के दर्शन करने का स्वप्न जो आपके भी दिल में अब उजागर होता हुआ दिखाई देगा। तो एक ऐसी विरासती होटल जो है वो वहां पर दिखाई देते हैं। जो मांडू से हम लोग निकलते हैं महेश्वर की सड़क के मार्ग से, तो इतना रंगीला वहां का है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि वहाँ की साड़ियों को देखते हैं, वहाँ का जो प्रवेश द्वार हम लोग दिखाई देता है। तो अलग अलग प्रकार के साहित्य आपको पीडीएफ तो दिखाई दिया जा रहा है ना? यस मैम। हाँ, क्या दिखाई? हाँ, तो यदि हम लोग बात करते हैं महेश्वर की, तो महेश्वर जो है वह नर्मदा नदी के किनारे पर एक प्राचीन नगरी के रूप में, हमें ऐतिहासिकता को यदि देखना है बेटा तो देखिएगा ऐतिहासिकता के उदाहरण जो जब हम लोग डाल रहे हैं तो ऐतिहासिकता का उदाहरण आपको मिल रहा है, धर्म का भी उदाहरण आपको मिल रहा है। ये सारा इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि हर जगह पर आप यदि महेश्वर, नर्मदा नदी का किनारा स्थित प्राचीन नगरी या प्राचीन हिंदू संस्कृति जो है जिसे माहिष्मती कहा गया, वह माहिष्मती जिसका नाम जगत प्रसिद्ध चलचित्र बाहुबली में आपने सुना होगा। तो कहा जाता है कि एक समय राजा सहस्रार्जुन जो था, रावण को 6 मास के लिए उसने बंदी बना लिया और राज राजेश्वर मंदिर परिसर में आप उनका मंदिर भी देख सकते हैं कि रामायण एवं महाभारत दोनों महाकाव्यों में हमें महेश्वर का चित्रण मिलता है, उल्लेख मिलता है। यह प्राचीन अवंती का वह भाग है जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। मतलब ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यदि हम देखते हैं तो महेश्वर पर मौर्य एवं गुप्त शासकों का हर्षवर्धन ने भी अपने समय पर शासन किया। तत्पश्चात इस पर दिल्ली का सल्तनत एवं माफ कीजिएगा कि अकबर जो था उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। मराठाओं ने 18वीं सदी में उसे पुनः प्राप्त कर लिया और जब अहिल्या देवी होलकर ने मालवा की सूबेदारी संभाली तब उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित कर ली और नर्मदा नदी के प्रति उनकी श्रद्धा एवं प्रेम उन्हें ऐसा करने पर बाध्य कर दिया। अब देखिएगा कि यदि हम लोग महेश्वर में चले जाते तो महेश्वर में क्या क्या मिलता है। तो महेश्वर एक छोटी सी नगरी है, इसके दर्शन आप एक दिन में अधिक से अधिक 2 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण नगरी महेश्वर गढ़ के चारों ओर केंद्रित होती है। इसकी एक ओर नर्मदा नदी कोमलता से बहती है और दूसरी ओर इसके द्वार के बाहर से नगर का आरंभ होता है। अर्थात अहिल्याबाई का गढ़ महेश्वर का हृदय है और इसलिए जब हम लोग महेश्वर का दर्शन शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहली बात आती है अहिल्या देवी का रजवाड़ा। अब देखिएगा कि अहिल्या देवी का जो रजवाड़ा है वह अहिल्या देवी का रजवाड़ा 16वीं सदी में बना और जिसमें रानी अहिल्याबाई की जो गद्दी है न्याय सभा की वह हमें प्राप्त होती है। खुले आंगनों में से एक के भीतर रानी अहिल्या देवी की न्याय सभा भरती थी। शिवलिंग को हाथ में लिए वो यही बैठकर मतलब उसी जगह पर बैठकर आम जनता की समस्याओं को सुनती थी, उसका निवारण करती थी और उस काल का वैभव सहज ही वहां पर दिखाया जा सकता है। हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां के राजवाड़े थे और अहिल्यागढ़ में शिवलिंग पूजन भी होता था, लिंगार्चन भी होता था। मतलब यहाँ पर धर्म की बातें बताई जा रही है और साथ ही में ऐतिहासिकता की भी बात बताई जा रही है दोस्तों। और रानी अहिल्या देवी होलकर का जो महेश्वरी है तो महेश्वरी के मंदिर में अहिलेश्वर शिवालय के रूप में भी दिखाई देता है। राज राजेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर भी दिखाई देता है। काशी विश्वनाथ मंदिर है, बाणेश्वर मंदिर है, विंध्यवासिनी का मंदिर दिखाई देता है। महेश्वर की अलग अलग छत्रियां भी वहां पर दिखाई देती है। क्योंकि यह जो छत्रियां है यह छत्रियां आप लोग ऐतिहासिक स्थल पर भी और साथ में भौगोलिक यात्राओं के तौर पर भी आप उसमें डाल सकते हो। महेश्वरगढ़ का एक प्रवेश द्वार है जिसमें आप लोग जब चले जाइएगा तो वह अहिल्या द्वार जो अहिल्यागढ़ तक ले जाता है। मतलब इकलौता ऐसा द्वार है जो मध्य से वाहनों की आवाजाही हो सकती है। एक अनोखा द्वार है, कमानी द्वार, जो संभवतः हाथियों के आने जाने के लिए बना गया था और इसका चौड़ा ढलुआ पथ अब गढ़ के भीतर हम लोग प्रवेश करते हैं तो पद यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। पानी दरवाजा काशी
विश्वनाथ मंदिर के साथ में वह निकलता है और जल मार्ग में हम लोग प्रवेशित हो जाते हैं। इतना सुंदर, मतलब इतना अनुपम दर्शन कि अभी हम लोग बात करें तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम सब सही में महेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। और नर्मदा के तट पर हम लोगों की एंट्री अब हो चुकी है। और साथ ही में महेश्वरी जो साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं, तो वही महेश्वरी रंग बिरंगी साड़ियाँ यहीं पर हम लोगों को मिल जाती है। तो जब हम अहिल्या संग्रहालय में जाते हैं तो अहिल्या संग्रहालय में भी कई प्रकार की गुफाओं के साथ, भित्ति चित्रों के साथ, मतलब हम लोगों को यथार्थ चित्रण हमें मिल जाता है। तो ऐसी ही एलोरा की गुफाएं, हम लोग यदि अजंता में चले जाते हैं, हम लोग एमपी में चले गए, महाराष्ट्र में देखते हैं, तो महाराष्ट्र में भी हम लोग एलोरा की गुफाओं को हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग अजंता नहीं गए, हम लोग एमपी में गए और एमपी के महेश्वर को मैंने देखा है, और इसलिए हमने आपको मतलब आपसे परिचित हो गए हम कि हमने जो महेश्वर में हमारी लास्ट ट्रिप लेकर गए थे, हम लोग नाहटा के लड़के और लड़कियों को लेकर गए थे। इस साल शायद आप लोगों की यदि बात बनी और कोरोना का महासंक्रमण काल यदि बीत गया तो शायद हम किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए लोलुप होंगे और उस यात्रा वर्णन को दूसरी किसी तासिका में या दूसरी किसी लड़कियों को बताने के लिए लोलुप हो जाएंगे, यही आशा रखते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा, तो यहाँ तक तो समझ में आए ऐतिहासिक पॉइंट आपको? जी मैम। यस मैम। ऐतिहासिक यात्राएं कैसे होती है ये तो क्लियर हो गया। समझ में जी आया? मैम हो गया। अरे भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी मैडम। हाँ जी मैम मैम समझ गए। हाँ, ऐतिहासिक यात्राएं वो होती है जो विद्वानों को, पुरातत्वान्वेषण को, उसके अध्ययन को या प्राचीन सुंदरता का अवलोकन करती है ना। अब प्राचीन सुंदरता का अवलोकन, अब हम यदि महेश्वर ले होकर आए हैं तो महेश्वर एमपी में स्थित है और वहां की यात्रा आपको करवा दी हमने, भले आप काल्पनिक स्तर पर ही क्यों न गए, लेकिन हम सभी लोग महेश्वर चलेंगे उस नदी के तट पर। ठीक है, चलो यार, आप लोग इसे नहीं जानते होगे महेश्वर को। आपने पैडमैन फिल्म देखी है क्या कभी? मैडम। हाँ जी, पैडमैन फिल्म देखा है क्या? यस मैम, देखिए थोड़ी थोड़ी। हाँ तो पैडमैन फिल्म यदि आपने देखा होगा तो उस फिल्म का जो चित्रण किया गया है, उस फिल्म पर नदी का जो तट दिखाई दिया गया है अक्षय कुमार का, वो यही उसी जगह का है जहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है, मतलब नर्मदा के तट का वो हिस्सा है। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों का निरूपण उस जगह पर किया जाता है। यात्राओं में जो सफल हिंदी के साहित्य की अब बात करें तो मुनिकांत सागर का खंडहरों का वैभव, यह प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के अतिरिक्त इस संदर्भ में अनेक अनेक प्रकार के लेख और पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ साथ अब देखिएगा कि जब हम लोग बात कर चुके हैं धर्म की, बात कर चुके हैं संस्कृति की, बात कर चुके हैं साहित्य की, बात कर चुके हैं ऐतिहासिकता की, दोस्तों यदि आपको ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए हो तो ही आपके आगे के जो भौगोलिक, राजनीतिक, पशु पक्षियों की यात्रा और शिकारियों की यात्रा जो है वह आपको हम नेक्स्ट तासिका में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि क्या आप धर्म को समझ पाए। किसी एक व्यक्ति को लेकर धर्म नहीं होता बल्कि पूरे समाज को लेकर धर्म होता है दोस्तों। और जब हम बात करते हैं धर्म की तो धर्म के साथ जुड़ती है संस्कृति, और जब बात चलती है संस्कृति की तो संस्कृति के साथ बढ़ता है हमारा साहित्य, और साहित्य की बात करते हैं तो ऐतिहासिकता उसके साथ बढ़ती है। तो एक का दूसरे के साथ का कनेक्शन देखिएगा, कॉम्बिनेशन देखिएगा, तो धर्म के साथ जुड़ती है हमारी संस्कृति। तो जब तक आप धर्म या धार्मिक यात्राओं को नहीं समझ पाओगे तब तक आप सांस्कृतिक यात्राओं को नहीं समझ पाओगे, जब तक आप सांस्कृतिक यात्राओं को नहीं समझ पाओगे तब तक आप साहित्यिक यात्राओं को नहीं समझ पाओगे, और जब तक आप साहित्यिक यात्राओं को नहीं समझ पाओगे तब तक आप ऐतिहासिक यात्राओं को नहीं समझ पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आपको धार्मिक यात्राओं को समझना पड़ेगा।
धार्मिक यात्रा वो कहलाती है किसी एक विशिष्ट धर्म को लेकर वह आगे बढ़ती है, एक जगह से दूसरे धर्म के प्रचार के लिए वह जब वह व्यक्ति निकल जाता है तो वह धार्मिक यात्रा कहलाती है। एक संस्कृति का प्रचलन दूसरे देश में जाकर अपनी संस्कृति का प्रचलन करने के लिए, हिंदी संस्कृति हो चाहे वह बौद्ध संस्कृति हो, चाहे तमाम ऐसी अनेक प्रकार की संस्कृतियां, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर वह अपनी संस्कृति को का प्रचलन करते तो वह यात्रा सांस्कृतिक यात्रा कहलाएगी। और ठीक वैसे ही एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर वह जब साहित्यकार चला जाता है तो वह यात्रा साहित्यिक यात्रा ही कहलाती है। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के भीतर बहुत ही कम मायने में साहित्यिक यात्राएं मिली, और यह जो साहित्यिक यात्राएं